आज हम लोग कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने पहले भी कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में सुना हुआ है। हम लोग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। मैकेनिक्स का मतलब हम स्टडी कर रहे हैं मोशन ऑफ पार्टिकल्स या पार्टिकल या बॉडी, यही तो सब करते हैं हम लोग मैकेनिक्स में। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आप पढ़ चुके हैं। हमने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, लेकिन आपका चूंकि पहले से पढ़ा हुआ है, हमने रिवीजन करने के लिए कहा था। ऑब्जेक्टिव पेपर हो चुका है, आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स उसमें लगानी है, लेकिन बेसिक को मजबूत करके। बिना बेसिक के प्रॉब्लम भी, जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे कर लेंगे, और थोड़ा भी वेरिएशन होगा प्रॉब्लम में तो उसको आपको समझने में दिक्कत होगी। इसलिए फिजिक्स में बेसिक मजबूत करना सबसे जरूरी होता है। एक कोई पार्टिकल आपको सैंपल के तौर पे लेना ही होता है मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। इनिशियल पोजीशन भी लेंगे, फाइनल पोजीशन भी लेंगे। हमने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स समझाने के लिए दो पॉइंट्स लिए, ए और बी। कोई पार्टिकल या कोई बॉडी ए से बी तक जाना चाहती है। अब पाथ हमारा कोई भी हो सकता है। हम सीधे जा सकते हैं, यूं जा सकते हैं, जो आपकी मर्जी। आप जाना चाहते जाइए, जा रहे हैं आपका ये भी पाथ हो सकता है। लेकिन हम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ दो पाथ ले लेते हैं, ए पी बी और ए क्यू बी। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट। अगर पार्टिकल ए से बी तक जाता है या पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जाता है, वर्क डन इफ डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड, चाहे वो APB से जाए चाहे AQB से जाए, दोनों में ही अगर वर्क डन सेम है तो वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। ये इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं F.dr लिखा के, यही तो वर्क डन होता है। क्या आपने पढ़ा हुआ है या ये भी बताना पड़ेगा? देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, हम कोई भी पाथ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के चलते हैं, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ नहीं चलता। फोर्स की डायरेक्शन भी डिफरेंट हो सकती। सपोज करते हैं यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन ये आपका, हमने यहाँ पे dr1 ले लिया, एक छोटा सा पोर्शन। हालांकि dr का मतलब मैं आपको फिर मैथमेटिकल और फिजिक्स दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं। जब आप लिखते हो, मैं समझाने के लिए बताता हूँ, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी और लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 जब आप लिखते हो, तभी ये dy बाई dt होता है। जानते हैं? चाहे आप डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लेते हो और लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 लगाते हो, तभी ये dy अपॉन dx होता है। इसमें सारा रहस्य छिपा है कि जो आप डेल्टा एक्स कहीं पे ले लेते हो, ये अगर बहुत छोटा हो जाए, 0 ना हो लेकिन 0 के बहुत पास हो, लगभग 1 पॉइंट हो जाए, वो dr कहलाएगा। लेकिन समझने समझाने के लिए कुछ तो सेपरेशन हम दिखाएंगे, जैसा कि इसमें हमने dr1 दिखा दिया है, और इस रास्ते पे हम कोई dr2 दिखा देंगे। ठीक है? अब ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में जब आप चलते हो, या समय के बारे में भी आप अच्छे से जानते हो कि आप सोए जगते हो, अभी यही टाइम हुआ है, लगता अभी में और 1 सेकेंड बाद कोई फर्क ही नहीं लगता, कहीं लगता है। फिर ऐसे ही 1-1 सेकेंड आगे बढ़ते चले जाते हैं और पूरे 24 आवर्स हो जाते हैं। ऐसे ही मंथ हो जाता है, फिर ईयर्स होते चले जाते हैं।
तो जो सम अप करते हैं उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। इन्हीं छोटे छोटे जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं, एक पर्टिकुलर dy बाई dt आपने लिखा तो एक क्षण की वैल्यू है, क्षण के बीच में सेपरेशन है तो टेंस टू जीरो है। टेंस टू जीरो मतलब जीरो नहीं है लेकिन जीरो के ही करीब है, यही तो मतलब हुआ। तो हमने कहा कि इस बीच में जो वर्क डन है वो dw कहलाता है, f डॉट dr कहलाता है। अगर पॉइंट 1 से पॉइंट 2 जाता है तो इसी को जब हम इंटीग्रेट कर देते और इनकी लिमिट्स लगा दी हैं तो आपका यहां से यहां तक के ड्यूरेशन का जो भी f डॉट dr का समेशन आता है वो है dw इक्वल टू f डॉट dr लिखा था, यहां भी इंटीग्रेशन लगेगा तब ये w लिख पाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर w जब लिखा है इंटीग्रेशन लगाया है इसलिए, यही तो लिखा। अगर ये a टू b थ्रू p पॉइंट APB पाथ APB यहाँ पे हमने लिखा और ऐसे ही हम लिखें a टू b, फिर गए हैं हम f डॉट dr, ये भी वर्क डन होगा लेकिन पाथ है AQB। अगर ये सेम आता है, अगर ये सेम है तो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। कंजर्वेटिव फोर्स कब है कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड करेगा। इनिशियल पोजीशन A है, फाइनल पोजीशन B है। जो भी जर्नी रही है उस पार्टिकल की या किसी बॉडी की, बॉडी ने मूव किया फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, यही तो आप कहेंगे। पॉइंट A से पॉइंट B गई मतलब मूव करी, इस बीच में वर्क हुआ, किस पाथ से चली इस पे कोई लेना देना ना हो, सिर्फ इस बात पे है कि कहां से जाना है और कहां तक जाना है। आप लखनऊ जो है आप किसी और बाईपास से भी जा सकते हो, सीधे भी जा सकते हो, लेकिन अगर आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन का ध्यान रखते हो और दोनों में लगभग बराबर स्थिति रहे तो हम कहते हैं कि वो फोर्स कंजर्वेटिव है। एक चीज और है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम और कहना चाहते हैं कि A टू B F डॉट dr इक्वल टू माइनस होता है B टू A। ये भी हो सकता है कि B से A की ओर लौटे। भाई A से B तक आप अभी आए हो कॉलेज, उसके बाद आप घर नहीं जाओगे क्या? तो एक इसको राउंड ट्रिप कहेंगे। क्या कहेंगे? A से B तक गए थे, अपना काम निपटाया, चले गए। दूसरी बात और कंजर्वेटिव फोर्स की है कि वर्क डन इन ए राउंड ट्रिप इफ जीरो देन द फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। पहली कंडीशन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड करे, ना कि पाथ फॉलोड पे डिपेंड करे, रास्ते पे डिपेंड करे, तो वो कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। ठीक है। दूसरी चीज कि एक राउंड ट्रिप में किया हुआ कार्य, हिंदी मीडियम वाले जान लें कि एक पूरा चक्कर लगाने में अगर वर्क डन जीरो होता है, क्योंकि जब जहां से चले थे वहीं पहुंच गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ। तो अगर ऐसा होता है तो वो कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। ठीक है ना? बातें सब समझ में आ गई कि अगर पाथ डिपेंडेंट वर्क डन ना हो, सिर्फ इनिशियल और फाइनल जो पोजीशंस हैं पार्टिकल के मोशन की या ट्रेवल की या जर्नी की, सिर्फ इनिशियल फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड करे, पाथ पे बिल्कुल डिपेंड ना करे। दूसरी बात हमने और बताई थी कि एक राउंड ट्रिप में किया हुआ कार्य शून्य होता है तो वो कंजर्वेटिव या हिंदी में संरक्षी बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संरक्षी बल। कंजर्वेशन का मतलब संरक्षण, तो वो संरक्षी बल कहलाते हैं। अब रही बात नॉन कंजर्वेटिव क्या होगा, अगर ऐसा ना हो तो वो सारे नॉन कंजर्वेटिव होंगे, इसको अलग से समझाने की जरूरत ही नहीं है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आप सुन लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑल सेंट्रल फोर्सेस या सेंट्रल फोर्सेस आर
all central forces are conservative। ये पहले भी हमने पिछले क्लासेस में जो YouTube पे डाले हैं उसमें बताया था कि सारे कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। अब कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब कौन से फोर्स होते हैं सेंट्रल फोर्स, तो उससे संबंधित जब भी कोई बात आए तो सबको आप कंजर्वेटिव फोर्स मान के चलेंगे। नेचर ने ज़्यादातर फोर्स ऊपरी तौर पे कंजर्वेटिव दिए हैं। आपने पढ़ा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स नेचर ने प्रोवाइड किया है, एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, माने दो आवेशों के बीच लगने वाला बल भी कंजर्वेटिव बल होता है, वो सेंट्रल फोर्स है। इसलिए हमने अभी कहा सेंट्रल फोर्सेस जितने भी होते हैं सारे कंजर्वेटिव होते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस इज कंजर्वेटिव। इसी तरीके से जो मैग्नेट्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो भी कंजर्वेटिव होता है। समझ रहे हैं या नहीं? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। एक चीज़ और ज़्यादातर मैं आपको बता दूं, जैसे कि जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में कौन से आते हैं? विस्कस फोर्स, श्यान बल जिसको हिंदी में कहते हैं। आपने जब किसी फ्लूइड से कोई बॉडी चलती है तो उसमें रुकावट आती है, श्यान बल कहलाते हैं। या फ्रिक्शनल फोर्स जिनको घर्षण बल कहते हैं, ये भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं ज़्यादातर। एक और जनरल बात, जैसे आप उसको कहते हो ना F = 6 पाई ईटा r, ये कौन सा फोर्स है? कोई बॉल जब चलती है किसी वेग से किसी फ्लूइड में, है ना, तो उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी विस्कोसिटी है, उसकी रेडियस है जो चलती है, ये कौन सा होता है? श्यान बल होता है या विस्कस फोर्स होता है। ये सब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। इसमें एनर्जी का भी लॉस होता है और वर्क डन जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये सब मतलब नॉन कंजर्वेटिव है। लेकिन एक जनरल वे में कहीं कहीं आपको टेक्स्ट में मिलेगा वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्स। कैसे हैं? कंजर्वेटिव, जो वेग पर निर्भर करें, वेग बदलने लगे किया हुआ कार्य ए से बी तक जाने में, तो वो भी नॉन कंजर्वेटिव होगा। नॉन कंजर्वेटिव के लिए लिखा जाता है। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शन है लॉरेंज फोर्स। कोई बताएगा क्लास में लॉरेंज बल का इक्वेशन या सूत्र? लॉरेंज फोर्स आपने पढ़ा होगा। हाँ, लॉरेंज फोर्स सिंपली QV क्रॉस B है। किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई आवेशित कण या चार्ज पार्टिकल चलता है तो उस पर जो बल लगता है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लगाया जाता है, उसको लॉरेंज फोर्स कहते हैं। और इसी को आप UV भी साइन थीटा भी कहते हो, है ना? ये कैसा फोर्स है वेलोसिटी डिपेंडेंट, लेकिन कैसा है ये नेचर ने प्रोवाइड कर दिया है, इसलिए ये कंजर्वेटिव फोर्स। हाँ, नेचर ने कुछ और भी एक्सेप्शन भी प्रोवाइड किए हैं जो कि इनवर्स स्क्वायर लॉ से डिफरेंट हैं। न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स जो कहलाता है। एक जो चीज़ है जो मैं भूल रहा हूँ, जो बहुत ज़रूरी है बतानी। हाँ, एक और तुमने एग्जाम्पल पढ़ा है रिस्टोरिंग फोर्स, F = -A। ये सेंट्रल फोर्स है कि नहीं? ये भी सेंट्रल फोर्स है। माने चाहे वो स्प्रिंग, वर्टिकल स्प्रिंग का सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, चाहे हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग का हो, चाहे सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेशंस हो, चाहे बार पेंडुलम के हो, चाहे कैटर पेंडुलम के हो, इन जनरल फिजिकल या कंपाउंड पेंडुलम के ऑसिलेशंस हो। जो ऑसिलेटरी कैरेक्टर है, जो ऑसिलेटरी मोशन है,
वो भी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको काम आने वाली है। अब जैसे कि इसमें जो बुक में है, देखिए क्या क्या है, लेकिन कुछ बेसिक्स और डिस्कस कर लूँ, तब बुक से क्या क्या पॉइंट्स हमें समेटने हैं मैं देखूंगा। एक चीज़ और मैं बता दूँ, आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है, स्थितिज ऊर्जा, हिंदी मीडियम में वाले स्थितिज ऊर्जा को किससे डिनोट करते थे? पोटेंशियल एनर्जी को किससे डिनोट करते हो? किससे? यू से। वेरी गुड। तो U जो होता है U1 माइनस U2, ये कैसे डिनोट किया जाता है? वर्क डन से लेते हो, ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा, F डॉट dx या F डॉट dr, यही तो पढ़ा आपने। तो जो फोर्स होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में माइनस डेल्टा x डेल्टा U आपने पढ़ा है कि नहीं? F इक्वल टू माइनस डेल्टा U पढ़ा है या नहीं? सबने पढ़ा है। एक चीज, चूंकि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, ये तो वन डायमेंशनल है, Fx के लिए कह दिया है। चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एनर्जी तो नहीं है वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन फोर्स वेक्टर क्वांटिटी। आपको मैं एक नई चीज बताने जा रहा हूं, अगर आपने मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ी है, डेल का नाम सुना है? ये नोटेशन पढ़ा है कितने लोगों ने? बताओ क्या होता है? नहीं, पहले डेल बताओ क्या होता है। डेल एक वेक्टर क्वांटिटी है मैथमेटिक्स के हिसाब से भी, इसको हम फिजिक्स में अप्लाई करेंगे। ये कुछ बेसिक्स हैं, उससे प्रॉब्लम आपको करने में जो स्टैंडर्ड है वो समझ में आएगा। शाबाश। देवर अपॉन देवर x आई कैप, ये खाली जगह छोड़ दी मैंने, प्लस देवर अपॉन देवर y जे कैप, प्लस देवर अपॉन देवर z। ये सब लोग नोट कर ले, ये डेल क्या होता है? डेल रिप्रेजेंट किया जाता है देवर अपॉन देवर x आई कैप प्लस देवर अपॉन देवर y जे कैप प्लस देवर अपॉन देवर जेड के कैप। ये रिप्रेजेंटेशन है डेल का। चूंकि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जो फिजिकल वर्ल्ड या स्पेस का 3 डायमेंशंस में फैलाव है, और हमारे जो साइंटिफिक स्टडीज हैं उनको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में x y z मान के चलते हैं, और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है डेवर अपॉन डेवर x। इतना पढ़ा है कि नहीं? आंशिक अवकलन, क्या कहते हैं? अवकलन, आंशिक अवकलन या पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। एक्स एक्सिस का हिसाब किताब अपने हिसाब से चलता है, वाई का अपने हिसाब से चलता है, जेड का अपने हिसाब से चलता है। ठीक है? तो जो फोर्स जो होता है पोटेंशियल एनर्जी का 3 डायमेंशन, वो F इक्वल टू माइनस डेल यू। ये याद कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव। F इक्वल टू माइनस डेल यू। अब इसको ओपन करके हमें अगर लिखना है तो जो खाली जगह यू वाली है वो भर जाएगी। इसका मतलब है माइनस बाहर निकाल लिया, डेवर यू अपॉन डेवर एक्स आई कैप प्लस डेवर यू अपॉन डेवर वाई जे कैप प्लस डेवर यू अपॉन डेवर जेड के। ये कंजर्वेटिव फोर्स का ये रिप्रेजेंटेशन है, ध्यान रखना। ये ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर चीजें जो कि 11th-12th लेवल पे इस ढंग से नहीं करते रहे हैं, ए कंजर्वेटिव फोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, तो उसमें डेल यू अगर कहीं माइनस साइन के साथ मिलता है या इस रूप में मिलता है, फैला के भी मिल सकता है, तो आप इसको कंजर्वेटिव फोर्स पहचान के चलिए। ठीक है? इसके अलावा और भी चीजें मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे, मैं बताना चाहता हूं। मैथमेटिक्स में आप डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ेंगे फ्यूचर में।
एक होता है ग्रेड यू। अगर ग्रेड यू लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? और कर्ल एफ, ये वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल लिखा जाता है। पता है आपको बेटा? बताओ। कर्ल एफ का मतलब बता सकते हो? सर एफ इनटू, हाँ, एफ इनटू वही डेवर अपॉन डेवर एक्स आई का प्लस नहीं, कर्ल एफ का मतलब होता है, पहले सिंपल वे में लिखेंगे डेल क्रॉस एफ। इसका मतलब ये हुआ डेवर अपॉन डेवर एक्स आई कैप प्लस डेवर अपॉन डेवर वाई जे कैप प्लस डेवर अपॉन डेवर जेड, ये लिखा। और इनटू क्रॉस एफ का मतलब लिखेंगे एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड। कर्ल एफ ये लिखा जाता है। कर्ल एफ का मतलब डेल आपको हमने अलग से बता दिया, और एफ को लिखने का ढंग 3 डायमेंशंस में आपको हमने अभी पहले से आप जानते हो। लेकिन जब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे आई कैप जे कैप के कैप डेवर अपॉन डेवर एक्स आई कैप के नीचे कैट करोगे। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? है? हाँ ठीक, मन से पढ़ रही हो। कहाँ से 12th किया? डेवर अपॉन डेवर एक्स, यहाँ पे जे कैप के नीचे डेवर अपॉन डेवर वाई, डेवर अपॉन डेवर जेड, और यहाँ एफ एक्स, यहाँ एफ वाई, यहाँ एफ जेड। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू निकलेगी 0। कितनी निकलेगी? 0। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो एक ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कर्ल एफ इक्वल टू फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स, for a conservative force कर्ल F इक्वल टू 0 इस तरीके से लिखा हो सकता है, या कर्ल F के बजाय डेल क्रॉस F भी लिख के पूछा जा सकता है। दोनों का मतलब एक ही है, चाहे ये कहो चाहे ये। अगर आपको ग्रेड यू लिखना हो तो कैसे लिखोगे? ग्रेड एक और चीज होती है, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव में चॉइसेस होती हैं उसमें कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ग्रेड यू लिखना चाहते हो तो आप सिंपली जो हमने लिखा था डेवर यू अपॉन डेवर एक्स आई कैप प्लस डेवर यू अपॉन डेवर वाई जे कैप प्लस डेवर यू अपॉन डेवर जेड के, ये ग्रेड यू या डेल यू है, एक ही बात है। डेल यू कहें या ग्रेड यू कहें, एक ही बात है। जो हमने सिंपली डेल यू लिखा है ये एक्चुअली ग्रेड यू होता है। ठीक है, एक और चीज होती है, क्योंकि अब आप ऑब्जेक्टिव में पहचानेंगे कैसे। एक होता है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस सपोज करते कोई वेक्टर ए है, मैं एफ ही क्यों मैथमेटिक्स समझा रहा हूं, तो इसको लिखने का क्या तरीका है? ये होता है डेल डॉट ए। हमने सिंपली लिखा बिना डॉट के, इस तरीके से लिख दिया। अब डॉट के साथ लिखोगे तो वो डाइवर्जेंस होता है, क्रॉस के साथ लिखोगे तो वो कर्ल होता है। ये सब जानकारियां जरूरी हैं, पीछे जब आप सम देखेंगे, जो कि आपने 11th-12th लेवल पे नहीं पढ़े हैं, इसलिए हमने डेल का मतलब आपको समझा दिया है, ग्रेड का मतलब समझा दिया है, डाइवर्जेंस का मतलब भी बता दिया है, और कर्ल का मतलब भी बता दिया है। और साथ साथ हमने ये बताया है कंजर्वेटिव फोर्स को माइनस डेल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक चीज़ और हमने बताई कि एक कंडीशन होती है कि कंजर्वेटिव फोर्स का कर्ल एफ 0 होता है या डेल क्रॉस एफ 0 होता है। शुरुआती बातें तो मैंने बता दी, अपने आप बुक में आप हाइलाइटर से मार्क कर लोगे कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। सारे सेंट्रल फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, और जो कंजर्वेटिव फोर्सेस की आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं,
जो लोग वीडियो नहीं देखते हैं वो दोबारा देखना शुरू कर दें, तभी पढ़ाई आपकी स्टार्ट मानी जाएगी। हर चीज़, हर कंसेप्ट पिछले वाले से जुड़ा रहता है। जब तक वो नहीं क्लियर करोगे तब तक आगे नहीं क्लियर होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी। आपने सेंट्रल फोर्सेस में आपने नहीं पढ़ा था कि इसकी लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, प्लेन में होती है, वगैरह वगैरह। तो वो सारी चीज़ें कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ जुड़ी हुई हैं और उन सबको आपको समझना है, वही ध्यान में रखते हुए प्रॉब्लम्स को करना है। ठीक है, तो F इक्वल टू माइनस डेल यू आपको समझ में आ गया, कर्ल F का मतलब समझ में आ गया, और कर्ल F की वैल्यू 0 होती है कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, ये भी आपके समझ में आया होगा। अब मैं आपके बुक के हिसाब से जरा देख लूँ कि कोई पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से या थ्योरी के हिसाब से, बेसिक के हिसाब से जो छूट रहा हो, उसको भी मैं, क्योंकि हमें पॉलिसी अब चेंज करनी पड़ रही है, तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए इन्होंने वही F.dr ये सब कुछ समझाया है। और हाँ, एक चीज और है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन इसका भी कंसेप्ट आप दिमाग में रखें। जब भी किसी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा मोशन होता है वो कंजर्वेटिव फील्ड में ही होता है। इसमें देखो इन्होंने क्या लिखा है, द रीजन इन विच ए पार्टिकल एक्सपीरियंसेस ए कंजर्वेटिव फोर्स इज कॉल्ड ए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। ठीक है, तो पाथ APB से जाए चाहे AQB पे जाए, दोनों बराबर होते हैं। फिर इन्होंने F.dr1 cos θ1, F.dr हमने लिख के नहीं बताया, हमने कहा टाइम क्यों वेस्ट किया जाए, इतनी आप पढ़ के आते हैं। और उसके बाद इन्होंने बताया कि वर्क डन अराउंड ए क्लोज पाथ इज ऑलवेज 0। इसके बाद इन्होंने एक थ्योरम दी है, सो दैट ए कंजर्वेटिव फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। अब प्रूविंग तो आनी नहीं है, आप जान गए हैं, दैट इज सफिशिएंट। इसको आपको डिटेल में नहीं करना है, कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है ऑब्जेक्टिव में। और इन्होंने F इक्वल टू QV क्रॉस B को भी बता दिया है कि ये होता है। पोटेंशियल एनर्जी इन्होंने U2 माइनस U1 इस तरीके से दिखाई है, माइनस F.dr वो लिख के मैं मिटा चुका हूँ, सीधे हमने डेल्टा U को बराबर कर दिया है। फोर्स एज ए नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली क्या है, ये ग्रेड U लिखा हुआ है, तो इसी को वर्ड्स में लिखा है फोर्स एज ए नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आप बुक पलटोगे ना खुद, तो आप इसको देखते ही बस तुम्हें मतलब की चीज ये है, और उसके बाद मैथमेटिकली जो लिखा हुआ है ये आप अपने आप Fx I कैप ये सारी चीजें समझते चले जाएंगे, हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। उसके बाद है फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स F इक्वल टू 0, F इक्वल टू माइनस डेल यू होता है। नेक्स्ट में द कर्ल ऑफ ए कंजर्वेटिव फोर्स इज 0, ये बताया है, मैंने सारी बातें तो बता दी। इसके बाद इन्होंने बताया है प्रूव दैट ए सेंट्रल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, फिर इन्होंने प्रूविंग करवाई है, आपको नहीं करनी है। एक थ्योरम दी हुई है प्रूव दैट ए लीनियर रेस्टोरिंग फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, ये हम ऑलरेडी पहले ही हो चुकी, वो एक सेंट्रल फोर्स है और सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव होता है, तो इसको इन्होंने लीनियर रेस्टोरिंग फोर्स समझाया है, यू कैन डू योरसेल्फ, है ना। इसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, ये आपका पढ़ा हुआ है कि चाहे वो कुछ चीज़ उछाली जाती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में वो ये आप कहते हो K1 प्लस U1, K1 माने काइनेटिक एनर्जी, दूसरी जगह गए वहाँ पे एनर्जी काइनेटिक ये हो गई, पोटेंशियल एनर्जी ये हो गई, इक्वल टू टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। ये 1 और 2 लिख दिया है, 3 में भी आप वही कर सकते हो, K3 प्लस U, इस तरीके से इन्होंने बताया। तो ये आपने करा। इसके बाद कुछ सम्स हैं, इनको भी एग्जाम्पल्स को भी आप देखते जाएंगे, करते जाएंगे। वर्क डन निकालना है, निकाल लिया, जो आपको समझ में आए। और एक चीज़ ध्यान रहे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो, चाहे मतलब सॉल्व हो, चाहे अनसॉल्व हो, अब तो ऐसा नहीं है कि वो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन्हीं में से आने हैं।
ये जो सॉल्व क्वेश्चंस हैं इनको भी ऑब्जेक्टिव बना देते हैं। आंसर जो सही वाला है एक ABCD में कहीं लिख दिया, क्वेश्चन नया बन जाता है। तो इनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रूविंग वाले आप चाहे ना करें, लेकिन जहाँ पर सॉल्यूशन है, कोई आंसर निकल के आ रहा है, वो सम्स जरूर कर डालें। समझ में आया प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन्होंने बताया क्या होता है, वो भी मैं आपको समझा चुका हूँ। हाँ, एक चीज़ हमको अच्छी लिखी हुई दिखाई दे रही है, उसी को मैं एक बार पढ़ के देखता हूँ। डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, इसको पढ़ के सुनाता हूँ बुक के हिसाब से। पहला पॉइंट है व्हेन ए पार्टिकल मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए कंजर्वेटिव फोर्स, माने कोई पार्टिकल कंजर्वेटिव, भाई पार्टिकल मूव कैसे करता है, न्यूटन के नियम के हिसाब से जब उस पर फोर्स लगाया जाता है तभी उसकी अवस्था परिवर्तन होती है। तो एक सिंपल सी बात है, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए कंजर्वेटिव फोर्स, द वर्क डन बाय इट इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वन पॉइंट जो फिगर बनाया था, कोई भी पॉइंट ले लीजिए स्पेस में, ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर जा रहा है, डिपेंड्स ओनली ऑन दीज पॉइंट्स। अगर सिर्फ हमारे जो पॉइंट्स हैं इनिशियल और फाइनल, उन्हीं पर डिपेंड करे, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। अगर वो पाथ फॉलोड पे, वही रिपीट करी है बात जो उन्होंने डेफिनेशन पे दी। While in case of non-conservative force, the work done on the particle depends on the length of the path. यानी पाथ बड़ा हो गया, छोटा हो गया, इस पर भी डिपेंड करने लगे तो समझ लो वो नॉन कंजर्वेटिव है। जैसे इन्होंने बताया एग्जाम्पल के तौर पे कंजर्वेटिव फोर्स का इन्होंने ग्रेविटेशनल दिया है, नॉन कंजर्वेटिव का इन्होंने फ्रिक्शनल फोर्स दे दिया है। दूसरी बात इन्होंने लिखी है हाइलाइट्स में, द वर्क डन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। जो डेल्टा यू होता है वही वर्क डन के डेल्टा है ना, डेल्टा माने U1 माइनस U2, ये मतलब। तो इन्होंने कहा इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस व्हाइल द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वी कैन नॉट डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी। जो हमने पोटेंशियल एनर्जी की जो डेफिनेशन ये दे डाली है, ये सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डेफिनेशन है। नॉन कंजर्वेटिव के लिए पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में हम डिफाइन नहीं कर सकते। ये पॉइंट आपका बेसिक थ्योरेटिकली जरूरी है, कहीं ऑब्जेक्टिव में घुमा फिरा के पूछा जाता है तो यू कैन आंसर इट। यू कैन डिफाइन ए कंजर्वेटिव फोर्स इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल सी बात। जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में आप डिफाइन ही नहीं कर सकते, एक सिंपल सी बात है। तीसरी बात लिखी है इन्होंने, द वर्क डन ऑन ए पार्टिकल इज जीरो व्हेन इट मूव्स अलोंग ए क्लोज्ड पाथ, माने जहां से चला था वहीं फिर आ जाता है। अगर जीरो है तो वो कंजर्वेटिव है, अगर जीरो नहीं है तो वो नॉन कंजर्वेटिव। लास्ट क्या है, द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ये जो एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए एप्लीकेबल है, ना कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, ये इन्होंने बात कही है। तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का काम कंप्लीट हो गया है। ये उसके अलावा इसमें कोई ख़ास बात बताने को नहीं है। हम आपका टेस्ट भी लेना चाहते हैं। हमने यूनिट 2 और यूनिट 3 की 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना के रखे हैं, और मैं सिर्फ इसलिए नहीं अनाउंस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चों को छोड़ के ठीक से तैयारी नहीं की है, और जब तैयारी नहीं की है तो उसका अपना जो असेसमेंट जो स्टूडेंट स्वयं करता है, हम तो असेसमेंट करेंगे, खराब आएगा, हम नाराज़ होंगे कि आप पढ़ते नहीं हो, यही तो कहेंगे। लेकिन हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप लोग स्वयं पढ़ना शुरू करें और स्वयं एसेस करें, ताकि हमारी जो मेहनत है क्वेश्चंस को बनाने की, उससे आपको हम एसेस कर सकें। तो आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी रिवाइज कर लीजिए यूनिट 2 और बल्कि यूनिट 2 का ही अभी बनाया है, एक यूनिट का बनाते हैं। यूनिट 3 का भी नहीं, हम उसमें मिक्सअप करेंगे। यूनिट 3 का अलग से, फिर यूनिट 1 का लेंगे, और फिर तीनों यूनिट का मिला के पूरा बड़ा पेपर बनाएंगे। तो बिना आपकी अच्छी तैयारी के टेस्ट लेंगे तो हम सही असेसमेंट आपका
नहीं कर पाएंगे। जब आप तैयारी अच्छी कर लेंगे तभी हमको एसेस करने में और आपको भी उससे फ़ायदा मिल सकता है टेस्ट देने में। कि ढेर सारी तैयारी करने के बाद भी मार्क्स कम आते हैं तो आपको अपनी गलतियां ढूंढने का उपाय मिल जाएगा। ये टेस्ट होते किस लिए? गलतियों को ठीक करने के लिए। और हम बनावटी में दिखाने के लिए हम टेस्ट ले लें और आप अपनी गलतियों को ना छांट पाएं, क्योंकि ये आपको पता ही है कि हम लोग सिर्फ बता सकते हैं, आपको रास्ता दिखा सकते हैं। हर एक की अपनी अलग अलग कैपेबिलिटी है, हर एक अपने आप में इंडिविजुअल है, हर एक का अपना IQ लेवल है। बस उसको हमें आपको तराशना है, दिशा देना है। सारे क्लास के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं और सबके नंबर क्यों बराबर नहीं आते? क्योंकि सबका अपना अपना स्तर होता है। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों से मिला के बनता है एक अच्छा स्टूडेंट। किसी में समझने की क्षमता बहुत अच्छी है, लेकिन साथ साथ रटने की भी क्षमता है उसमें। तीसरी, उसको लिखने की भी क्षमता है और स्ट्रेस भी नहीं लेता, नॉर्मली पढ़ाई कर लेता है, पेशेंस भी है, लगन भी है। तो जितनी जितनी जो अच्छी बातें हैं जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही आप आगे जाओगे। किसी में समझने की क्षमता बहुत अच्छी है लेकिन उससे रटा नहीं जाता। जब मार्क्स देने जाते हैं तो कुछ ना कुछ गलती करके चले जाते हैं। तो हर चीज़ आपको साथ लेके चलनी। अब कहते थे ना कि भगवान राम में 12 कलाएँ थी और कृष्ण में 16 कलाएँ थी, वो संपूर्ण थे। ये कलाएँ यही होती हैं, धैर्य है, लगन है, साहस है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है और आपका इंट्यूशन लेवल है। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ों से मिलके आपकी पर्सनालिटी बनती है। इसको मैं समझता हूँ यहीं पे ख़त्म किया जाए। थैंक यू।